Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS. My name is Anuj Sharma. So as you know that GS paper mains paper has been conducted. So आप सबने देखा होगा कि काफ़ी लोग हरी में तेज में जल्दी से अपना एक तरह से डिस्कशन लेके आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि इस बार पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि जीएस पेपर 2 की, जिसमें हम ये देखेंगे कि पेपर आया कैसे, ठीक है, और आया कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, उस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और जल्द ही हम लेके आएंगे कंप्लीट डिटेल डिस्कशन, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि आंसर की कहां पे आई और किस तरह से हम डिटेल्ड आंसर लिख सकते थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। हमने सिर्फ आपको ये नहीं देंगे, आने वाले सेशंस में जो आगे सेशंस आएंगे विल नॉट ओनली प्रोवाइड यू विद द आंसर्स, व्हाट विल ऑल्सो डू इज दैट वी विल alongside the answers will provide you that how you have to attempt the answers or how you have to attempt the questions, which is more important rather than just sharing the PDF of answers. तो पीडीएफ ऑफ आंसर्स देख के किसका आज तक भला हुआ है, जब तक ये समझ नहीं आया कि आंसर को लिखना कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए, क्या डिफिकल्टी लेवल था, किस तरह से पहले से लेवल चेंज हुआ है, या किस सब्जेक्ट में से या किस कंपोनेंट ऑफ जीएस 2 में से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो आज के सेशन में विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द जीएस 2 पेपर एज अ होल, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। सो दिस वाज अ 10 मार्कर। सो एज यू ऑल नो दैट there has been a lot of debate with respect to or in context of the independence of the judiciary. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आपने स्पीचेस सुनी होंगी, हमारे जो प्रीवियस लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू साहब, उनकी भी स्पीचेस सुनी होंगी, जहां पे उन्होंने बार बार बात की है अबाउट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये इसी बेसिक के ऊपर ये सीमित सा सवाल आया, क्योंकि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच बहुत सारा टसल थी पिछले 1-2 सालों में। तो उस बेसिस के ऊपर सवाल आ गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करती है और किस तरह से संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इस चीज को इंश्योर करता है। द सेकंड क्वेश्चन वाज हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, assess the role of NALSA in rendering the free legal aid in India। तो अगर जैसे हम बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा करो, तो अगर आपने 2-3 साल पहले का प्रीलिम्स का पेपर देखा, 2 साल पहले का प्रीलिम्स का पेपर देखा है, तो उस 2 साल पहले के प्रीलिम्स के पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था, दैट हु ऑल आर एंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड अंडर नालसा। तो नालसा में किस किस को फ्री लीगल एड मिलती है, तो वो क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट हु आर एंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड एंड एसेस द नालसा, रोल ऑफ नालसा इन रेंडरिंग दिस सर्विस। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो इस चीज तरह की बात कर रहा था। तो 2 साल पहले जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था उसमें से ये क्वेश्चन वैसा ये क्वेश्चन है। तभी हम बार बार सबको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन ये आया, द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। अब 2 चीजें हैं इसमें, इस चीज को ध्यान से पढ़ना कि रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। लास्ट ईयर के मेंस में एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। दैट क्वेश्चन वाज बेसिकली रिगार्डिंग द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसीज और द ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट्स की किस तरह उनकी फाइनेंशियल पावर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन इस बार स्पेसिफिकली पूछ लिया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। 2 चीजें पूछी हैं, फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। तो हम सबने जो यूपीएससी की तैयारी करता है उन सबने एआरसी की रिपोर्ट पढ़ी होगी। वो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट प्राइमरली वैसे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 3 F's की बात करती है, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। पर हम एक तरह से अगर उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम उसको अर्बन लोकल बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। यहां पे उन्होंने फंक्शंस और फंड्स की बात की है, मतलब फंक्शंस और फाइनेंसेस की बात की है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं अर्बन लोकल बॉडीज का एक पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर करता हूं, हर बैच में शेयर करता हूं, जिसमें हम प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज को डिस्कस करते हैं। सारा का सारा जो है अर्बन लोकल बॉडीज और लोकल बॉडीज उस पीडीएफ में मैं स्टूडेंट्स को देता हूं, अपने एस्पिरेंट्स को देता हूं, क्लासरूम स्टूडेंट्स को देता हूं। तो उस क्लासरूम स्टूडेंट में जो मिलता है तो उसमें लिखा होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द अर्बन लोकल बॉडीज फेस। तो उसमें फंड्स और फंक्शंस की बात होती है। साथ ही साथ वही बेसिक सा आपका क्वेश्चन था जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी जो तक जितने हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग या बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछे हुए सवाल हैं जैसा यूपीएससी पूछता था, जैसे इस बार प्रीलिम्स आया था, है ना। इस बार का प्रीलिम्स आप सबने देखा होगा, काफी ज्यादा यूपीएससी का क्रिटिसिज्म भी हुआ, सीसैट पे और ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो अगर उसके कंपैरिजन में करें तो अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर किए जा सकते हैं। 4th क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड द इंडियन अप्रोचेस टू द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें ये कंपैरिजन करने की बात की गई है अबाउट इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो वी ऑल नो दैट इंडियन सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी एंड ब्रिटिश सिस्टम इज द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, है ना, कि किस तरह से दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, दोनों को, ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को,
है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी की बात होगी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात होगी। उसी तरह अगर हम देखते हैं और लीगल पर्सपेक्टिव से भी हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से जुडिशियल रिव्यू का आइडिया है, किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो संविधान को और इंपॉर्टेंट करता है और स्ट्रांग बनाता है, पार्लियामेंट की पावर को और डाइल्यूट करता है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ये सारे सिस्टम्स हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की सुप्रीमेसी को इंश्योर किया जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को इंश्योर किया जाता है। तो इस बेसिस के ऊपर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन था, जहां पे ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री अप्रोचेस या सॉवरेनिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड impartiality इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं वहां पे पार्लियामेंट में स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा के ऊपर कंप्लीट एम्फेसिस देके पूरा नोट बनवाता हूं और साथ में ये बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इनकी पावर्स हो सकती हैं अबाउट स्पीकर। एंटी डिफेक्शन में अलग बात करते हैं और पार्लियामेंट में अलग बात करते हैं। स्पीकर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर आपको स्पीकर लोकसभा के फंक्शंस के बारे में आइडिया है तो आप स्पीकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हो तो आपको पता होगा कि कल भी न्यूज़पेपर में एक आपने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से सवाल उठाया कि आप एंटी डिफेक्शन के ऊपर डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो। तो पिछले अगर 1-2 साल का आपने करंट अफेयर अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता है कि स्पीकर के लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स एज वेल। चाहे फिर वो स्पीकर हो दिल्ली के, चाहे स्पीकर हो पंजाब के, चाहे स्पीकर हो वो अपना महाराष्ट्र के या और भी कई सारी स्टेट्स के स्पीकर्स के फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाया गया है कि क्या वो पार्शियली ऑपरेट करते हैं या इम्पार्शियली ऑपरेट करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप देखो लास्ट ईयर का अगर आपने पेपर देखा हो यूपीएससी का मेंस का, तो उसमें उन्होंने चेयरमैन राज्यसभा के इन कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल पूछा हुआ था। ये उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, या उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। और उससे 1 साल और पहले के अगर आप प्रीलिम्स के पेपर की तरफ जाओ तो आपको वहां मिलेगा कि प्रीलिम्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया था। तो आप देखिए कि एक कंटिन्यूएशन सी बनी हुई है, पैटर्न्स में कंटिन्यूएशन सी बनी हुई है क्वेश्चंस में, जहां पे उन 2 चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, यूपीएससी उसमें से सवाल पूछ रहा है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। अब 6th क्वेश्चन गवर्नेंस का है। पहले जितने हमने 5 क्वेश्चन देखे वो डायरेक्टली आपके पॉलिटी के पोर्शन में से आ रखे हैं। 6th क्वेश्चन जो आता है आपका एक गवर्नेंस के पोर्शन में से यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अगर हम 6th क्वेश्चन को देखें तो ये कहता है द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहां पे बात HRD की हो रही है, जो बड़ा ही एक कीवर्ड है जो आप हर साल कभी ना कभी सुनते हो, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। तो सर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप क्या चीज समझते हो? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो आती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं इंसान की बेहतरी के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट आ जाता है, जेंडर पैरिटी आ जाता है, प्राइमरी एजुकेशन, हर चीज की इस तरह की जो चीजें हैं, ऑल सच थिंग्स बेसिकली आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन इनएडिक्वेट अटेंशन टू HRD, कि किस तरह से हमारे देश में जो इनएडिक्वेट अटेंशन पे की गई है टू HRD डेवलपमेंट, चाहे फिर वो आपके बजटरी एलोकेशंस की बात हो या स्कीम्स में प्रॉब्लम्स हो या फिर लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन का आइडिया हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने फोकस करना था। और साथ ही साथ इसमें ये पूछ रखा है सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी, जो ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं अपनी HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्कीम्स में, इन स्कीम से या इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने का या इरेडिकेट करने का या सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, वो आपने इस चीज में एड्रेस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया in containing the abuse of dominant position by MNCs in India refer to the recent decisions। ये भी आपका एक गवर्नेंस का पोर्शन है जहां पे आप रेगुलेटरी बॉडीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का केस है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर आपने रिसेंटली न्यूज देखी होगी तो जियो के पर्टेनिंग एक डिसीजन था, और ऐसा ही एक रिलायंस और अमेजन का भी था, बिग बाजार को लेकर बहुत सारे विचार विमर्श जो थे वो चल रहे थे भारत देश में। तो वहां पर अगर आप देखो तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है, तो आपने ये बताना है, यू हैव टू टेल दिस थिंग कि रोल ऑफ कंपटीशन
Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the multinational corporations in India. तो आपने ये बताना है कि Competition Commission of India किस तरह से काम करता है, क्या वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं, और किस तरह से वो मोनोपोलाइजेशन को या फिर जो आपकी MNCs हैं उन MNCs की जो पावर्स हैं, जो वो स्मॉलर कंपनीज के ऊपर या स्मॉलर कॉर्पोरेशंस के ऊपर या अपने कंपीटिटर्स के ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या उनको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो आपका कंपटीशन कमीशन है वो कितना सक्सेसफुल रहा है इस दौड़ में कि उनको रिस्ट्रिक्ट करने की दौड़ में। तो 8th क्वेश्चन आ गया ई गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस, जो बच्चा गवर्नेंस पढ़ता है वो ई गवर्नेंस पढ़ता है। तो यूपीएससी ने बहुत बार ई गवर्नेंस में सवाल पूछा है, लास्ट ईयर नहीं पूछा था, उससे शायद पिछले साल पूछा था, ठीक है। तो आप ये देखो कि 1-2 साल छोड़ के यूपीएससी जो है वो ई गवर्नेंस में से सवाल पूछता ही पूछता है। तो ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज अशर्ड इफेक्टिवनेस, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? तो ये फीचर्स जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको किस तरह से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो ई गवर्नेंस है इट इज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। तो जो इन सब प्रॉब्लम्स हम देश में फेस करते हैं इन सबको कैसे ई गवर्नेंस रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, हर आदमी ई गवर्नेंस को पढ़ता है। तो ये एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके गवर्नेंस के क्वेश्चन में से या पोर्शन में से। 9th क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला सवाल आया है वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला सवाल आया है वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। नाउ यू ऑल नो दैट एससीओ वाज इन न्यूज़। तो करंट में एससीओ न्यूज़ में था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट से इन्होंने सवाल पूछा। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, स्टेटमेंट आगे है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो सर इन्होंने पूछा है कि रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो आपने पहले क्या बताना है कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। अब सर एससीओ के रीसेंट मेंबर्स कौन बने? इंडिया बना था, पहले पाकिस्तान बना साथ में, अब रिसेंटली ईरान उसका मेंबर बना है। अब एससीओ में चाइना भी है, ठीक है। तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को सारी दुनिया जानती है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी सारी दुनिया जानती है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? तो वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो इश्यूज हैं आपस में, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं जो इस चीज को इंपैक्ट करते हैं, ये एससीओ की फंक्शनिंग को इंपैक्ट करता है। अब स्पेसिफिकली आपसे जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जो पूछा गया है, जहां पे ये बात की गई है कि रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो सवाल ये है कि रोल ऑफ इंडिया क्या रहेगा। आपने जनरल एससीओ का रोल नहीं बताना, आपने जनरल एससीओ की प्रॉब्लम्स बतानी है। उस जनरल एससीओ की प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया का रोल क्या है इन एरियाज में या इन इश्यूज में, इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए एंड इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए। तो आपने उस चीज के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन हो गया, जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है। 10th क्वेश्चन आता है डायस्पोरा। अब ये सबको पता है कि डायस्पोरा भारत का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां पे डायस्पोरा देख आता है और डायस्पोरा को वहां एड्रेस करते हैं, चाहे वो यूएई जाएं चाहे फिर वो यूएस जाएं। तो डायस्पोरा इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइम के ऊपर। कि आप देखो ना, लोग मीम्स भी बनाते हैं, है ना, आप इंटरनेट तो सारे यूज करते ही हैं, तो लोग मीम्स भी बनाते हैं कि यूएस की कंपनी है, सीईओ इंडियन है ना। तो ये सारी चीजें जो है इंडियन डायस्पोरा का एक पॉजिटिव रोल है, जो दुनिया में इंडियन डायस्पोरा ने अपनी जगह बनाई है वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन डायस्पोरा स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। बिल्कुल सवाल है वेस्ट का। इन द वेस्ट डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो दो चीजें पूछी हैं सर आपसे। दे वाज टू थिंग्स, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। कि किस तरह से भारत को पॉलिटिकल बेनिफिट्स और इंडियन इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। चाहे फिर आप रेमिटेंसेस की बात करो या एमएनसीज का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इन सब की चीज़ों की बात करो, है ना। मेक इन इंडिया को भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह से परसू करने की कोशिश करी है कि जो इंडियंस हैं दे शुड कम बैक टू इंडिया एंड दे शुड मेक इन इंडिया, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। पॉलिटिकल बेनिफिट्स आप सबको पता है कि कैसे इंडिया का स्टेचर जो है वो दुनिया में धीरे धीरे इंक्रीज लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायस्पोरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। अब 11th क्वेश्चन है संविधानिक क्वेश्चन, संविधान का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म. It is a constitution for progressive society. Illustrate with the reference of the expanding horizons of the right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty, Article 21 of the Indian Constitution. अब बच्चा जानता है, क्लास में 1 से 1.5 लेक्चर ऑलमोस्ट, या फिर 2 ही लेक्चर लग जाते हैं बेसिकली, वैसे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे स्पेंड करते हैं हम। तो उस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इतना ज्यादा एक्सपैंड करा है सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी क्लास में इतना एक्सपैंड करते हैं। आप देखो उन्होंने बोला कि किस तरह से वो
राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक्सपेंड किया है, जिसने लोगों की लाइफ को सुधारा है, ठीक है। चाहे फिर वो आपका राइट टू प्राइवेसी का केस हो, चाहे फिर वो आपका मेनका गांधी का केस हो, या फिर वो आपका रिसेंटली जो हमने देखा है हदिया का केस हो, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस का केस हो, या फिर आपका ओलिगा टेलिस केस हो। तो जितने भी केस हमने पढ़े हैं वो सारे इस केस में या इस क्वेश्चन में आप डाल सकते हो। कैसे धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है किसे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के आइडिया को। तो ये बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्लास में हम इस टॉपिक के ऊपर 2 क्लासेस लगाते हैं, तो अगर आप नोट्स उठा के देखोगे क्लास के जो मेरे से पढ़े ऑब्वियसली, है ना, तो उनको पता है कि क्लास में कितनी ज्यादा एक्सपेंशन की जाती है इन चीजों के ऊपर। तो ये 11th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन की अगर हम जाएं तो 12th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द केस लॉज। बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमने क्लास में उस दिन बात की हुई थी, क्लास में भी मैं थोड़े दिन पहले जब पॉलिटी करवा रहा था, तो आई हैव टॉक टू द स्टूडेंट्स, आई हैव टॉक टू द एस्पिरेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर जस्टिस अप्रोच क्या है, कि किस तरह से जो भारत का संविधान है वो जेंडर जस्टिस की बात करता है। या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी मैंने स्टेटमेंट बताई थी जहां पे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इनहेरेंट फेमिनिस्ट इन नेचर, ठीक है, इट इज जेंडर सेंसिटिव, इट इज बेसिकली सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द वुमेन। तो यहां पे उन्होंने इस चीज की बात कर रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जेंडर विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट 2 चीजें हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। तो आपको दोनों चीजें बतानी है कि संविधान में ऐसी कौन सी बातें हैं, व्हाट आर द मैटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच टॉक अबाउट जेंडर जस्टिस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो हैं जो बेसिकली जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से बताया है। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे वो पर्सपेक्टिव्स हैं फंडामेंटल राइट्स के जो जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, विच ऑल ऑफ देम बेसिकली टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर जस्टिस। केस लॉज, भरपूर केस लॉज है सर, देयर आर सो मेनी केस लॉज। फॉर एग्जांपल द केस लॉ ऑफ शबरीमाला, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला में राइट टू रिलीजन दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, विमेन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया। उसी तरह अगर हम बात करें, वी कैन टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ शारा बानो, ट्रिपल तलाक, शाह बानो, ठीक है, 1985, शारा बानो 2017 2018 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत। विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा सिंह केस, जो हमें जिसके बेसिस के ऊपर पॉश बना ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट जो बना है, विशाखा सिंह केस, मेनका गांधी केस। अब ये सारे के सारे जो हैं ये राइट टू विमेन की बात कर रहे हैं, ये राइट ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हदिया केस, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, ये सारे के सारे किस चीज की बात कर रहे हैं, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द जेंडर जस्टिस पर्सपेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे केसेस आप इसमें रेफर कर सकते हैं। 4 केस तो मैंने बताए हैं, क्लास में हमने और भी बहुत सारे केसेस लिखे हुए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो मैंने आपके सामने 6 तो लिख ही दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 13th क्वेश्चन। अभी तक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा घुमाया फिरा हुआ क्वेश्चन नहीं है अभी तक। आगे जाके क्या होता है उसको देखते हैं। 13th क्वेश्चन इज अकाउंट फॉर द लीगल एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हो गए सर इसमें, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। तो 1990 से सिंस मिड 1990s व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैव रिड्यूस्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356। तो आपको पता है कि 1990s के बाद भारत में आर्टिकल 356 की यूसेज जो है बहुत कम हुई है, उससे पहले बहुत ज्यादा हुई है, 1990s के बाद बहुत कम हुई है। हमने यहां भी देखा प्रीवियस 1990 से पहले की जहां पे जैसे पंजाब जैसा रीजन है 5-5 साल के लिए वहां पे आपका प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, पर 1990s के बाद क्या हुआ। अब सर इसमें 2 फैक्टर्स पूछे हुए, लीगल फैक्टर्स। अब लीगल फैक्टर्स में सर अगर आपने ये ठीक से पढ़ा है, जो कि हर एस्पिरेंट ने पढ़ा भी होगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो अब हर एस्पिरेंट इस केस का नाम तो जानता ही होगा, SR बोमई केस। तो SR बोमई केस के बिना ये आंसर पूरा ही नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब SR बोमई केस में लीगल वर्डिक्ट दी, तो उस वर्डिक्ट ने एक लीगल इंप्लीकेशन डाला किस चीज के ऊपर, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। उसमें उन्होंने ये सारी चीजें कही कि टेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा,
प्रेसिडेंट रूल लगाने की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया कि किस बेसिस के ऊपर आपका जो प्रेसिडेंट रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, कौन से बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उठाई। तो वो लीगल फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से आर्टिकल 356 की यूजेज रिड्यूस्ड हुई है पोस्ट 1990s। पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कोएलिशन गवर्नमेंट्स का। 2014 तक भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट थी आफ्टर 1990। 1990 टू 2014 इज एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स और द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स। 2014 में आप सब जानते हैं कि मोदी साहब ने मेजॉरिटी की सरकार बनाई, 2019 में और बहुमत आई, 2024 का देखते हैं क्या बनता है ना। पर 1990 से 2014 की अगर हम बात करें तो वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट्स का एस्पेक्ट आया। तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स के एस्पेक्ट में पॉलिटिकल फैक्टर आता है जहां पे सेंट्रल पार्टीज या नेशनल पार्टीज की जो मेजर पार्टीज होती हैं उनकी डोमिनेशन कम हुई। दूसरा एस्पेक्ट आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के राइज का आ सकता है, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट लेस डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी का आता है। चौथा एस्पेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आता है। मार्केट भारत में आ चुकी है, 1991 में मार्केट आ गया, तो वहां से हम कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ गए जहां पे हमारा मेजर फोकस इकोनॉमी था, रिसोर्सेज था। तो इन वजहों से और भी बड़ी सारी वजहें हैं जिनको आगे डिटेल्ड आंसर की में डिस्कस करेंगे। उन वजहों से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ देम व्हाट हैपेंड दैट द यूजेज ऑफ आर्टिकल 356 स्टार्टेड टू रिड्यूस। Next is 14th question. 14th question says, discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation state legislatures in India. देखो जी, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ठीक है, आसान है क्वेश्चन, पर थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। कई लोग जो एक्साइटमेंट में आंसर लिखते हैं वो इसमें इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन आप समझो। क्वेश्चन बेसिकली सेइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव and meaningful participation and representation in state legislatures in India। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है कि किस तरह से, ये मिक्सचर है वैसे गवर्नेंस और सोशल इश्यूज में थोड़ा सा कराया जाता है इसे, कि किस तरह से सिविल सोसाइटीज जो हैं दे प्ले एन इफेक्टिव रोल और इंपॉर्टेंट रोल इन द केस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहां पे सिविल सोसाइटी इन रिलेशन ऑफ द विमेन पार्टिसिपेशन पूछ रखा है स्टेट लेजिस्लेचर में, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो दो चीजें, पहली बात है सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी। यहां पे सर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करने को नहीं बोला, यहां पे उन्होंने सिग्निफिकेंस की बात की है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है, अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, उसको एक्सेप्ट करने का, उसको एनहांस करने का तरीका क्या हो सकता है, या किस तरह से इसने जीएसटी ने आपकी कॉम्पिटिटिव आपकी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को इंक्रीज किया। तो ये आपका 15th क्वेश्चन बन गया। अब यहां पे अगर यहां तक देखा जाए, पहले 15 क्वेश्चन देखे जाएं तो इसमें से एक दो क्वेश्चन ही हैं जो हम कह सकते हैं कि थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े घुमाए हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी कंपैरेटिव अगर करें प्रीलिम्स के पेपर से तो काफी अच्छा पेपर है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें 16th क्वेश्चन, सॉरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सर डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लास में हम करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी, और हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल कमेटी, स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, हर एस्पिरेंट पढ़ता है, जो नहीं भी पढ़ा हमारी क्लासेस में वो हर एस्पिरेंट पढ़ता है फाइनेंशियल कमेटीज। 3 है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी। यही पूछ रखा है, आसान है, डायरेक्ट है। 17th क्वेश्चन इज development and the welfare schemes have for the vulnerable by its nature are discriminatory in approach. Do you agree? Give reasons for your answer. ये देखो सर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है, पहले मेजर तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही थोड़ा सोचने में मजबूर करता है, आपको एनालाइज करने में मजबूर करता है। एक सिविल सोसाइटीज वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा घुमाया हुआ था, पर फिर भी वो हैंडल हो जाता। ये क्वेश्चन में आपको एनालाइजिंग स्किल अपनी लगानी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल, गवर्नेंस का टॉपिक है, फॉर वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। ये है तो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, हैं तो वो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, पर वो वल्नरेबल सेक्शंस के होने के बावजूद भी वो डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच हैं, ठीक है ना। बनाए वो वल्नरेबल सेक्शन के बेटरमेंट के लिए हैं। अब वल्नरेबल सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? जो पिछड़ा सेक्शन है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, जिसको रिसोर्सेज पूरे नहीं मिलते हैं,
है ना, उन सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाती है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विश्वकर्मा स्कीम रिसेंटली लॉन्च की थी, ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स हैं, पहले भी करी, पिछली सरकारों ने भी, इस गवर्नमेंट ने भी, जो वल्नरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। अब उन्होंने बोला कि ये स्कीम्स तो बनाई जाती हैं, पर इन स्कीम्स में एक अपने आप में ये जो स्कीम्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आपको एनालाइज करने पे, सोचने पे मजबूर करेगा पेपर में। और आप हिसाब लगाइए, ये 17th क्वेश्चन है, पहले 16 क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया जिसमें आपको थोड़ा मजबूर किया जा सकता है, थोड़ा सोचने के लिए, सिविल सोसाइटी वाला क्वेश्चन, उसमें एस्पिरेंट्स के पास एग्जांपल्स कम होंगी, है ना, उसमें एस्पिरेंट्स के पास एग्जांपल्स कम होंगी। जैसे पर मैं आपको बताता हूं, एडीआर की एग्जांपल दे सकते हो, पीयूसीएल की एग्जांपल दे सकते हो, ये कुछ एग्जांपल्स आप उसमें दे सकते हो। बट हाँ, बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं, बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छी तरह। डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद आता है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन कहता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई टू द वेरियस सेक्टर्स। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने बोल दिया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स। कि सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और अभी भी बहुत सारे लोग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्किल डेवलपमेंट की बात करती हैं। उन्होंने बोल दिया कि ये सारे स्किल डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो हैं, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करी है। डिजिटल मार्केटिंग सबने सीख ली, है ना, तो इतने सारे लोग जो हैं, ये सब स्किल डेवलपमेंट की बात है। अब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सवाल यही है। In context of the statement, analyze the linkages between education, skill and employment. ये सवाल है सर। तो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा के पूछ रखा है, जो आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए कि किस तरह से एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट की लिंकेज करनी है। हम आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट की मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो एजुकेटेड है वो स्किल्ड है, हर आदमी जो स्किल्ड है वो एम्प्लॉयड है, हर आदमी जो एजुकेटेड है वो एम्प्लॉयड है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट में एक इंटर रिलेशनशिप होता है कि एजुकेशन अगर है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है, और उस स्किल की, कौन सी स्किल, जिसकी नौकरी भी है, ठीक है, कि आपको सिखा दिया टीवी ठीक करना ट्यूब वाला, मार्केट में आ रहा है एलईडी, एजुकेशन है, बिल्कुल है। स्किल है, टीवी ठीक करने की है, क्या मार्केट स्किल है? नहीं है। तो एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट की इंटर रिलेटेबिलिटी का सवाल है 18th क्वेश्चन। अब आते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर, जो अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है। द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? गिव रीजंस एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। ये बहुत हॉट टॉपिक था, हर आदमी नेटो के बारे में पढ़ रहा है, हर आदमी को नेटो का आइडिया पता है। तो यूरोप, इंडिया इज ऑब्वियसली, नाउ वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ वेरी क्लोज पार्टनर ऑफ यूएसए, एंड रिसेंटली जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी आया है, उसके बेसिस के ऊपर भी जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया और यूरोप के बीच में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये पूछा गया है कि किस तरह से इंडिया यूएस रिलेशनशिप या क्लोज पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। तो ये अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो हर आदमी करंट अफेयर्स पढ़ता है उसको आता है। 20th क्वेश्चन सेज, सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। Discuss in light of the above statement the role of IMO, International Maritime Organization, in protecting environment and enhancing safety एंड सिक्योरिटी। ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, मैं साफ बताऊंगा, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, यूपीएससी ज्यादातर कभी कभी पूछता है, पर ज्यादातर यूपीएससी मेंस में नहीं पूछता, प्रीलिम्स में ज्यादा सवाल आते हैं। पर इस बार इन्होंने सारा का सारा क्वेश्चन ये था इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर घुमा दिया कि किस तरह से इट इज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड एनहेंसिंग मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जीएस पेपर 2 के। अब आने वाले कुछ दिनों में हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, आंसर कीज लेके आएंगे, अपने आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे, डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, पर कुछ मोटी मोटी बातें अगर मैं बताऊं आपको, तो इस पेपर में भी जीएस पेपर 1 की तरह कुछ इंटरलिंकेजेस थी, और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन के ऊपर स्ट्रांग होल्ड रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझिए, उनको पढ़िए, एक लिंकेज बना के रखिए, तो आपके लिए पेपर जो है वो करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल द बेस्ट।